राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और हम आज चर्चा करने के लिए आपके मध्य फिर से उपस्थित हैं। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी काव्य पर। हिंदी काव्य स्पेशल हमने प्रश्नोत्तरी आपको एक दिन पहले कराई थी और उस प्रश्नोत्तरी में हमने 35 प्रश्न आपको कराए थे जो बेहद इम्पोर्टेंट थे और परीक्षा की दृष्टि से बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण, जो आपकी परीक्षा में सीधे सीधे आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसे रत्नों का संकलन लेकर आया हूं आज फिर हिंदी काव्य की दूसरी प्रश्नोत्तरी में। और इस प्रश्नोत्तरी में अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन है जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं या जिनकी आगे वाली परीक्षाओं में आने की पूरी संभावना है। तो हिंदी साहित्य के प्यारे साथियों, आप सब तैयार हो जाइए अपनी कलम और कापी लेकर। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने उस दिन इस प्रश्नोत्तरी में, हिंदी काव्य स्पेशल इस प्रश्नोत्तरी में 35 प्रश्न हल कर लिए थे यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक हल कर लिए थे, ये हल कर लिया था, 33 कर लिए थे, 35 कर लिए थे। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे, ये भी कर लिया था। इन काव्यों का सही अनुक्रम ये भी कर लिया था। ये चलेंगे 36 से। चलो तो बिना किसी देर के चलते हैं, ठीक है। सीधे सीधे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज की एक खास प्रश्नोत्तरी जो परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाएं, ठीक है। शुरुआत से ही जुड़ जाया करिए और आपको आ रहा है तो बहुत अच्छा है, आपका अभ्यास हो जाएगा। और कल के लिए, कल हमने हिंदी साहित्य में छायावाद की प्रश्नोत्तरी जो कराई थी उसमें आप लोगों को बहुत कठिनता महसूस हुई। देखिए, कठिनता हमने पहले भी बता दी थी कि कई बार क्या होता है, टीजीटी 2021 का पेपर कठिन आया तो उस पेपर में भी ऐसे ही होश उड़ गए थे विद्यार्थियों के। तो कल भी आप लोग कोई कह रहे हैं कि बाय बाय सर, हम जा रहे हैं, हमारा दही बन गया दिमाग का, ये हो गया वो हो गया। तो हमारा कहने का मतलब ये है, दही बनने का मतलब ये नहीं है कि आप परीक्षा में बैठे हैं, आप तो यहाँ पढ़ रहे हैं, आपको नया सीखने को मिल रहा है। मान लीजिए हमने आपको प्रश्न दिया और आपने उस प्रश्न को हल नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, नहीं कर पाया तो कम से कम एक नया प्रश्न तो मिला। दूसरा प्रश्न भी नहीं कर पाया तो 2 नए प्रश्न मिल गए सीखने को। तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। धैर्यशाली, ये धैर्य का गुण आप में होना चाहिए। इस तरह से एकदम से आप घबरा जाएं कि कठिन प्रश्न है, हम नहीं पढ़ रहे। अरे भाई, कठिन प्रश्न और पेपर कठिन आ गया तो छोड़ के चले जाओगे, और आप छोड़ के चले जाओगे तो हो सकता है बराबर वाले को बिना पढ़े ही नौकरी मिल जाए। मान लीजिए जब छोड़ के ही सब चले आए कि कठिन पेपर है। इससे संबंधित एक वाकया हमें याद आ रहा है। हमने यूजीसी नेट का एक पेपर दिया था, यूजीसी नेट एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन में। तो एजुकेशन में फर्स्ट पेपर देने के बाद सेकंड पेपर हुआ। एजुकेशन के 2 पेपर होते थे, पहले 3 पेपर होते थे नेट के लिए, तो सेकंड पेपर तो ठीक था कुछ। जो थर्ड पेपर हुआ एजुकेशन का, वो पेपर बहुत हार्ड था। उसमें हमारे गांव के एक पास के एक मित्र थे, वो भी परीक्षा दे रहे थे। अब उन्होंने देखा कि बहुत हार्ड है, वास्तव में हार्ड था पेपर। अब उसमें क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि उन्होंने कि मेरे से तो कुछ नहीं बन रहा इसमें, मैं तो जा रहा हूँ, चलो। तो मैंने कहा भाई, मैं तो किराया खर्च करके आया हूँ, पेपर का फॉर्म भी भरा है, तैयारी की है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, विचार करेंगे, विचार करेंगे हर प्रश्न पर और सोच कर समझ कर विचार करके उत्तर देंगे। और सही होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, समय हम कहाँ जाएंगे, हमें तो परीक्षा देनी है। और हमने विचार किया और उत्तर दिए, और उत्तर दिए। अंत में पहली ही बार में एजुकेशन का यूजीसी नेट हमारा क्वालिफाई हो गया। उस पेपर में भी हमारे बहुत अच्छे उत्तर आए, इबारती प्रश्न थे। तो उनमें विचार करके जब हम किसी भी प्रश्न पर हार न माने, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो मन पर कंट्रोल रखना है, मन से जीतना है। प्रश्न नहीं आता कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं आता। अरे भाई, 32 प्रश्न थे, 32 प्रश्न थे, कोई बात नहीं। मान लीजिए यही 32 प्रश्न आ रहे हैं तो आपको नहीं आ रहे, किसी को भी तो नहीं आ रहे। हो सकता है कि आपको 6 आ रहे हो, आपके बराबर वाले को 5 ही आ रहे हो, किसी को 3 ही आ रहे हैं, तो भी तो हो सकता है आप आगे हो।
और यदि आप यहाँ से भाग गए तो 5 वाले को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ये भी भाग गया 2 वाला तो 3 वाले को मिलेगा। तो इस तरह से हमें सोचना है और चलना है। तो आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? बसंत, वर्षा, ग्रीष्म, हेमंत, बहुत पूछा गया है। वर्षा ऋतु में गाया जाता है। आला खंड, ठीक है, चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया था, फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश थे, ठीक है। परमाल रासो मूल ग्रंथ माना जाता है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्न पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से बताइए, ये प्रश्न आपके लिए है, थोड़ी देर विचार कीजिए और बता दीजिए क ख ग घ कौन सा उत्तर सही हो जाएगा इसमें। बताइए प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कौन सा, तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से बताइए, हंस पहले है कि चांद है कि कवि वचन सुधा है या सरस्वती है, इनमें चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा? चलिए यहाँ हम बात कर ले रहे हैं कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा। तो ये कवि वचन सुधा लगभग 1867-68 की है, ठीक है। दूसरी बात हम करें तो जो सरस्वती है, सरस्वती पत्रिका, ये पत्रिका 1900 की है, ठीक है। तीसरी यदि हम चांद की बात करें तो चांद लगभग 1920 की है, ठीक है, और हंस 1930 की है, ठीक है, लगभग। अब देखिए तो इसमें ए विकल्प सही हो जाएगा, कवि वचन सुधा, सरस्वती, चांद और हंस, ठीक है। 37वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा बहुत आगे पीछे मिल सकता है, कुछ पुस्तकों में 67 मिलेगा, कुछ में अलग मिलेगा, अलग अलग पुस्तकों में ये तिथियां दी रहती हैं, लेकिन हमें उन विकल्पों में से चयन करना है। छायावाद की निम्नलिखित में से विशेषता है, छायावाद की विशेषता कौन सी है ये बताना है। तो भाई बता दो छायावाद की विशेषता कौन सी है? आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है, सभी सही। अब यहाँ से कब, यहाँ से उत्तर हैं आपके क ख ग घ सभी सही हैं, या क ख क ग घ सही और ख आंशिक सही, ग आंशिक सही, क ख ग क ख घ सही है, और ये क ख ग सही और घ आंशिक सही, ये है। बताओ, ये यूजीसी नेट का प्रश्न है, ठीक है, यूजीसी नेट का पूछा हुआ प्रश्न है, और इसलिए इसमें इस तरह के विकल्प हैं, आपको बता दें। चलिए बताइए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? 38वां प्रश्न है, 38वां प्रश्न है, ठीक है। यूजीसी नेट 2012 में पूछा गया है ये प्रश्न। बताइए, बताओ, बताइए कौन सा सही है? क ख ग घ, क ख ग आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है। अब देखो आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति सबने की है, छायावाद में महादेवी वर्मा ने, पंत जी ने, निराला ने अपनी अपनी अनुभूतियां व्यक्त की हैं, साम्राज्यवाद के विरोध में भी सबने लिखा है, मुख्यतः निराला ने लिखा है, ठीक है, और भी लिखे गए हैं। साम्राज्यवाद का, छायावाद तो उसके विपरीत ही है। सौंदर्य के प्रति आकर्षण भी है, ठीक है, सौंदर्य के प्रति, श्रद्धा के प्रति बहुत कुछ आकर्षण दिखाया है, और छायावाद रहस्यवाद का पूर्णतः पर्याय है, ये आंशिक सही है, बाकी 3 सही है, घ विकल्प सही है, ठीक है। चलो अगला देखो 39वां, जन्म तिथि के अनुसार द्विवेदी युगीन कवियों का क्रम सही कौन सा है? 39वां बताओ, बहुत शानदार प्रश्न है। द्विवेदी युग के कवि बताओ, द्विवेदी युग के कवि जन्म क्रम के अनुसार कौन से सही होंगे? एक प्रश्न तो ऐसा आता ही है, टीजीटी पीजीटी में 2-4 भी आ जाते हैं क्रम से। बताइए जन्म तिथि के अनुसार, ये भी यूजीसी नेट का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। देखो द्विवेदी युग के कवियों का, भारतेंदु हरिश्चंद्र के मंडली या उनके युग के कवियों का, छायावाद के कल हमने बताए थे उनके, ठीक है, प्रमुख उपन्यासकार, प्रमुख आलोचक, प्रमुख निबंधकार, रीतकाल के प्रमुख कवि,
और भक्तिकाल के प्रमुख कवि, इनका जीवन काल पूछा जाता है, मुख्य मुख्य कवियों का। ज़्यादा आपको सभी नहीं पढ़ने हैं, सैकड़ों हजारों तो नहीं कर पाओगे याद, बस उतना पढ़ना है जो महत्वपूर्ण है। अब ये देखो, ये महत्वपूर्ण है, आपने ये सारे कवि पढ़ रखे होंगे, आपको पता होगा कि ये सब महत्वपूर्ण कवि हैं, ठीक है। श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी। अब बताओ इनमें से कौन पहले है कौन बाद में है? क ख ग घ, बताइए कौन सा सही होगा, बताओ। तो चलो बात करते हैं, श्रीधर पाठक की बात करते हैं। श्रीधर पाठक का जन्म 1959 में माना जाता है, ठीक है। अलग अलग पुस्तकों में थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है, ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म, हरिऔध, हरिऔध का जन्म कब माना जाता है? 1965 में माना जाता है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब माना जाता है? 1986 में माना जाता है, चिरगांव झांसी। अब कौन बचे? रामनरेश त्रिपाठी। तो रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 1989 माना जाता है, कुछ जगह पर 81 भी दिया है, लेकिन यदि 81 को रखेंगे तो इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है। अब देखो, श्रीधर पाठक सही है, हरिऔध और गुप्त जी और रामनरेश त्रिपाठी, तो इससे क विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क विकल्प सही है, ठीक। त्रिपाठी जी, अब त्रिपाठी आगे कर लोगे तो नहीं बनने का, ठीक है। और बाकी सब में एक ही जगह श्रीधर पाठक आगे है, बाकी सब में तो श्रीधर पाठक आगे है ही नहीं, जबकि ये 1959 के हैं, तो सबसे पहले यही होने चाहिए थे, बाकी तो ये पहला ही सही है, ठीक है। चलो भाई, अब देखते हैं अगला। आधुनिक हिंदी की निम्नलिखित कृतियों के प्रकाशन काल की दृष्टि से सुमेलित कीजिए, बताओ। प्रकाशन काल की दृष्टि से सुमेलित करना है, इनमें से प्रकाशन काल की दृष्टि से सुमेलित कीजिए। 40वां प्रश्न, कौन सा सही होगा इसमें विकल्प, बताओ। 40वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो अब देखो, आत्मजयी किनकी है? कुंवर नारायण की, तो कुंवर नारायण तो बाद में हुए हैं, ठीक है। कनुप्रिया किनकी है? धर्मवीर भारती की, ये भी बाद के हैं। उर्वशी किनकी है? दिनकर की, ये पहले के हैं। यशोधरा किनकी है? यशोधरा है मैथिली शरण गुप्त की। तो इन रचनाओं के रचनाकार पहले हम देख लें, और रचनाकार देखेंगे तो सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त हैं, तो सबसे पहले नंबर पे यशोधरा आना चाहिए। तो इन दोनों में तो यशोधरा है नहीं, दो विकल्प हट गए। अब यहाँ यशोधरा है, यहाँ यशोधरा है। अब यशोधरा के बाद यहाँ उर्वशी, यहाँ उर्वशी, अरे सेम हो गए ये तो। यशोधरा, उर्वशी, कनुप्रिया, आत्मजयी, यशोधरा, उर्वशी, कनुप्रिया, आत्मजयी, सेम विकल्प लिख गए। चलो कोई बात नहीं, गलती से लिख गया है। तो ये मैथिली शरण गुप्त की है, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की है, 1933 के आसपास की है। और ये 1961 की है, दिनकर जी की है, ठीक है। कब की है? 1961 की। और उसके बाद कनुप्रिया कब की है? तो कनुप्रिया 1959 की है, ठीक है। और आत्मजयी कब की है? तो आत्मजयी कुंवर नारायण की है, और ये 1965 की है, ठीक है। विकल्प पूरे नहीं लिखे तो इसमें अब आप लगा लो, लगाओ। सबसे पहले यशोधरा, यशोधरा के बाद कनुप्रिया, कनुप्रिया के बाद उर्वशी, और उर्वशी के बाद क्या आएगा? आत्मजयी। ऐसे होना चाहिए। विकल्प लिखने में गलतियां हो गई हैं, भूल गए हैं भैया जी। चलो अगला देखो, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा गया है? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूफी की बात हो रही है। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को किस रूप में देखा गया है, बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है। गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में, प्रेमिका के रूप में, बताओ। तो जो आराध्य है उसे प्रेमी के रूप में देखा गया है, ठीक है, प्रेमी के रूप में। अब देखो, आत्मा, परमात्मा, ठीक है, आत्मा परमात्मा,
और प्रेमी प्रेमिका दोनों को इस तरह से देखा गया है। ठीक है, प्रेम। अब दोनों में अलग अलग तरह का प्रेम है, संत काव्य में अलग तरह का है और सूफी में अलग है। तो यहाँ पर सिर्फ साधारण बात हो रही है कि किस रूप में आराध्य को माना गया है, तो प्रेमी के रूप में। ठीक है, चलो अगला देख लो। इनमें से कौन सी रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता गणतंत्र, प्रेमचंद के फटे जूते, जीप पर सवार इल्लियां। बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण है। ये रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, परीक्षा के लिए बेहद खास हैं। ठीक है, बताइए। तो विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई की है। ठीक है, ठिठुरता गणतंत्र भी है और तीसरा प्रेमचंद के फटे जूते भी है। अब जीप पर सवार इल्लियां ये किनकी है? तो ये है शरद जोशी की। ठीक है जी, किनकी है? शरद जोशी की। डी विकल्प सही हो जाएगा। 42वां प्रश्न। चलो अब देखते हैं 43वां प्रश्न। एक बूंद सहसा उछली, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। एक बूंद सहसा उछली, बताओ क्या है? ये विधा पूछी जा रही है, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखा चित्र, निबंध। तो हमने एक क्लास में भी बात की थी, ये किस विधा की रचना है? ये है यात्रा वृत्तांत। ठीक है, का विकल्प सही होगा। उत्तर देते रहे सभी साथी। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। अच्छी तैयारी हो, आपको सफलता मिले, आपको आशीर्वाद है। आप माँ सरस्वती आप पर कृपा करें, माँ सरस्वती आपको आपकी बुद्धि पर विराजमान हो जाए और आपको सफलता दिला दें। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र, विष्णुकांत शास्त्री, कुबेरनाथ राय, गुलाब राय। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये रचना। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र। चलिए आगे देखते हैं। अब रस गंगाधर के रचयिता कौन है? तो रस गंगाधर तीन ही विकल्प हैं, अभिनव गुप्त, पंडित जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ। बताओ, क ख गायब है, क ग घ। कौन है रस गंगाधर के? 45वां प्रश्न। बताइए बताइए भाई बताइए। ये सही है। ये किनके आश्रित थे? नवाब साहबुद्दीन के आश्रित कवि थे ये। ठीक है, चलिए ग विकल्प सही है इसमें। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो तार सप्तक हम लोगों ने ट्रिक से पढ़े थे, तार सप्तक। ठीक है, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ है? 1943। फिर दूसरा सप्तक है। ठीक है, पहले में क्या है? तार सप्तक। पहला मत कर देना, लिखा आएगा पहला सप्तक, प्रथम तार सप्तक, नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ तार सप्तक। पहला क्या है? तार सप्तक, फिर दूसरा सप्तक। ठीक है, फिर तीसरा सप्तक, ये कब का है? 1951। फिर तीसरा सप्तक है, ये कब का है? 1959। ठीक है, फिर चौथा सप्तक है। ठीक है, तो ये पहला वाला तार सप्तक है, बाकी सब क्रम से हैं। ठीक है, चारों के संपादक कौन है? कौन है? अज्ञे जी। तो शमशेर बहादुर से, गिरजा कुमार राठौर, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे। ये शमशेर बहादुर से द्वितीय सप्तक के कवि हैं। ठीक है, कौन से सप्तक के हैं? द्वितीय सप्तक के, शमशेर बहादुर सेन का विकल्प सही हो जाएगा। चलिए 47वां, निम्नलिखित में से मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत खास प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए। ठीक है, ये हमारा गलत हुआ था, पहली बार हमने JRF दी थी उस परीक्षा में। ठीक है, नेट JRF, हालांकि JRF क्वालिफाई हो गया था हमारा, लेकिन ये जून 2012 है। पहली परीक्षा नेट वाली दी थी तो उसमें हमारा JRF हुआ था, लेकिन ये प्रश्न गलत हो गया था। ठीक है, जून 2012 में।
ये प्रश्न गलत हुआ था, फिर उसके बाद ये कभी गलत नहीं हुआ। कृष्ण बिहारी, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, तो ये तीनों बिहारी तो हैं, कृष्ण बिहारी मिश्र बंधुओं में नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे, मिश्र बंधुओं में नहीं है। कौन नहीं है? कृष्ण बिहारी। मच्छर भाई आ जाते हैं। चलिए अब देखते हैं। 47 हो गया। 48 देखो, अंधा योग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? अंधा योग बताइए। नाट्य विधा पूछी गई है, गीत नाट्य, नाटक, रूपक, प्रहसन, ये सब नाटक के ही रूप हैं। अंधा योग किनका है? धर्मवीर भारती का। ठीक है, अंधा योग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, याद हैं आपको कुछ की नहीं है इनके? इनकी रचनाएं बहुत पूछी जा रही हैं आजकल परीक्षाओं में। ठीक है, 7 गीत वर्ष किनकी? धर्मवीर भारती। तो इनका क्या है? ये गीत नाट्य है, का विकल्प सही हो जाएगा। आगे, 2 राह समय के रथ का, घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ठीक है, यूजीसी नेट में पूछी गई परीक्षा है, टीजीटी पीजीटी में भी पूछी गई एक पंक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। 2 राह समय के रथ का, घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। शिव मंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, कवि जानकी वल्लभ शास्त्री। बताइए ए बी सी या डी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख विकल्प। दिनकर जी की ये पंक्तियां बेहद इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं 49 के बाद 50। सरहपा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो सरहपा, पा कौन लगाते थे? सिद्ध। पा कौन लगाते थे? सिद्ध। ठीक है, सिद्धों की संख्या 84, नाथों की संख्या 9। ठीक है, नाथ 9, सिद्ध 84, आलवार वैष्णव भक्त कितनी संख्या? 12 है। ठीक है, सरहपा, कंडपा, कुकुरपा, ठीक है, लुईपा, तो ये सब कैसे संबंधित हैं? ये सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं। ठीक है, सरहपा का संबंध। और पहला कवि इन्हें किसने माना है? बताइए, कमेंट करके बताओ, पहला कवि किसने माना है सरहपा को? अब देखो, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं हैं? सूरदास हैं, कुंभनदास हैं, नंददास नहीं हैं, सुंदरदास नहीं हैं। ठीक है, तो अष्टछाप के कवियों को हमने ट्रिक से पढ़ा था। 4 कवि वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। किनके शिष्य हैं? वल्लभाचार्य के। और 4 कवि किनके हैं? विट्ठलनाथ के। ठीक है, विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। 4 इधर से ले लिए, 4 इधर से ले लिए। तो ट्रिक भी हमने बताई थी। कुंभन सूर परम कृष्ण, कुंभन सूर, कुंभन सूर परम कृष्ण। ठीक है, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये काय के हो गए? ये हो गए वल्लभाचार्य के शिष्य। और 4 शिष्य विट्ठलनाथ के। ठीक है, छेद स्वामी, गोविंद स्वामी। ठीक है, और 2 कौन कौन बचे? नचगोछी। आपको ट्रिक बताई है, ट्रिक देखनी चाहिए आपको, बहुत शानदार ट्रिक है। और यदि आपने नहीं देखी है तो उसे देखकर एक बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल कोई भी याद, कोई भी भूल नहीं सकते आप। ठीक है, भूल नहीं सकते। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा? नचगोछी से क्या हो जाएगा? नंददास, गोविंद स्वामी, छेद स्वामी। ठीक है,
और कौन हो जाएगा, न चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास। ठीक है, तो ये एक ट्रिक हमने आपको बताई थी, आप आसानी से याद रखेंगे। बहुत बढ़िया। 52वां प्रश्न, बिहारी किस धारा के कवि हैं? तो ये बहुत बार आता है और हमने भी कई बार करा दिया है, बार बार आता है ये रीत सिद्ध। ठीक है, एकमात्र रचना बिहारी सतसई, मथुरा में ससुराल, ससुराल कहाँ, मथुरा में। जन्म कहाँ हुआ, ग्वालियर में। दोहे कितने, 719। ठीक है, सबसे प्रामाणिक टीका किनकी, जगन्नाथ दास रत्नाकर की। ठीक है, बहुत सारी टीकाएं लिखी गई। ठीक, मुक्तक काव्य गुलदस्ता है, किसने कहा है, शुक्ल जी ने। ठीक है, क्या भरा है इन्होंने, इन्होंने भर दिया कूजे में समुद्र, गागर में सागर। चलो, इन कवियों का सही अनुक्रम लगाइए। द्विजदेव, केशवदास, विद्यापत, रसखान। तो ये आपको जन्म नहीं याद है, फिर भी ये सरल प्रश्न है। आदिकाल के कवि इनमें से कौन से हैं, विद्यापत। ठीक है, फिर भक्तकाल के कौन से हैं इनमें, भक्तकाल के रसखान हैं। ये फिर रीतकाल के हैं, ये रीतकाल में रीति मुक्त धारा के हैं। ठीक है, तो इस क्रम में आ जाएगा, पहले आएगा विद्यापत, ये है, फिर आएगा रसखान, फिर आएगा केशवदास, फिर आएगा द्विजदेव। ठीक है, तो आसानी से आपको एक काल के ही आधार पर हो गया। 53वां प्रश्न है, सीधे सीधे काल से एक एक उठा के रखा है। जीवन काल याद नहीं होगा तब भी काल से प्रश्न आएगा तो आप ऐसे ही हल कर सकते हैं सीधे से। ठीक है, सीधे, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, और यदि काल से भी पूछा जाएगा तो फिर आप कर लेंगे। काल बताइए कैसे कैसे करेंगे, देर लगेगी। चलो, देर हो जाएगी। चलिए, फिर आगे अष्टछाप के कवि नहीं हैं, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अब की बार अलग तरह से है, मलूकदास, सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास। तो मलूकदास, मलूकदास क्यों प्रसिद्ध हैं, आलसियों का महामंत्र लिखा है इन्होंने। क्या लिखा है, आलसियों का महामंत्र। जो आलसी होते हैं वो इनके द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करते हैं। कौन सा, अजगर करेन चाकरी, अजगर करेन चाकरी, पंछी करेन काम, पंछी करेन काम, पंछी करेन काम, दास मलूका कहे गए, दास मलूका कहे गए। बहुत आता है ये, सबके दाता राम, दास मलूका कहे गए, सबके दाता राम। ये आलसियों का महामंत्र कहा जाता है। अजगर करेन चाकरी, पंछी करेन काम, दास मलूका कहे गए, सबके दाता राम। अजगर कहीं नौकरी करने नहीं जाता, तो जो आलसी होते हैं वो ये कह देते हैं अरे नौकरी नहीं लगेगी तो क्या मर जाएंगे। नौकरी करने वाले भी रोटी दाल रोटी खाते हैं, हम भी दाल रोटी खाते हैं, बहुत अच्छी बात है। पशु भी तो खाते हैं भाई, पशु भी तो खाते हैं, कोई पशु भूखे नहीं मरता है। अजगर नौकरी करने नहीं जाता, पंछी काम करने नहीं जाते, फिर भी भूखों नहीं मरते। दास मलूक कहते हैं कि सबके दाता राम, बहुत अच्छी बात है, सबके दाता राम हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हैं। लेकिन मनुष्य का जन्म लेकर और पशु और मनुष्य में अंतर क्या है, शिक्षा का ही तो अंतर है, विद्या का ही तो अंतर है, परिश्रम का ही तो अंतर है, भाषा का ही तो अंतर है। ठीक है, बस भाषा और जो विकास हुआ है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभे नराणाम, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभे समाना। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चारों क्रियाएं पशुओं में और मनुष्यों में एक समान होती हैं। बस धर्म ही तो अंतर है, विद्या का ही तो अंतर है। तो
तो अब भाई मनुष्य का जन्म लेकर और उन्नति न की, प्रगति न की, आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया तो बेकार। बात नौकरी की नहीं है कि नौकरी ही करो, लेकिन उन्नति करनी है, प्रयास करना है, आगे बढ़ने के लिए सोचना है, बस यही तो जीवन है। भाई प्रयास करना तो हमारे हाथ में है, सफलता हमारे हाथ में नहीं है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम प्रयास भी न करें। प्रयास करने से जो आप में खुशी मिलती है, कम से कम मन में ये तो रहेगा कि मैंने पूरा प्रयास किया। चलो, इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? इसके विकल्प इसके भी गड़बड़ कर गए हैं। ठीक है, चलो अगला देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले रचनाकारों का सही अनुक्रम है। अब बताओ, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त, ज्ञानपीठ भी हमने आपको ट्रैक से करा दिए, बहुत आसान ट्रैक से। कल कोई पूछ रहे थे ज्ञानपीठ करा दो, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार हमने बहुत आसान ट्रैक से कराए हैं। अब देखो, इनमें से बात करें तो कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है? 2005 में मिला है जी। ठीक, निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ कब मिला है? 1999 में मिला है। दिनकर को कब मिला है? 1972 में मिला है। अजय को कब मिला है? 1978 में मिला है। अब देख लो, इन्हें क्रम से लगा लो। सबसे पहले 72 आएगा, तो 72 कहाँ है? दिनकर जी कहाँ हैं? दिनकर ये हैं, हो गया काम एक में ही। दूसरा अजय, बिल्कुल 78। 99 निर्मल वर्मा, 2005 कुंवर नारायण, ये विकल्प सही हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न है। महादेवी वर्मा को कब मिला? बताओ यहीं पर, महादेवी वर्मा को कब मिला? महादेवी वर्मा को 1982 में मिला। ठीक है, अब यहीं पर बताओ, पंत जी को कब मिला? 1968 में मिला। पंत जी को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था हिंदी में। पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए पंत को मिला है। महादेवी वर्मा को यामा के लिए मिला है। काय के लिए मिला है? यामा के लिए। ठीक है, और अजय को कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला है? चलो, दिनकर को उर्वशी के लिए मिला है। उर्वशी, काम आध्यात्म, उर्वशी काम आध्यात्म का अद्भुत संयोग। चलो, निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? भगवती चरण वर्मा, बच्चन, अजय, नरेंद्र शर्मा। बहुत शानदार, बताइए निम्नलिखित रचनाकारों का जीवन काल बताइए, अनुक्रम बताइए, कौन से क्रम से आएंगे। बहुत शानदार प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। क ख ग घ कौन सा सही होगा? 57वां प्रश्न बता दीजिए भाई, कौन सा सही हो जाएगा 57 का? बहुत बढ़िया प्रश्न है। 57 का कौन सा सही होगा? बोलो भाई बोलो। भगवती चरण वर्मा, बच्चन, अज्ञे, नरेंद्र शर्मा। तो चलो देखते हैं, चलो देखते हैं भाई, करते हैं शुरुआत। चलो देखते हैं, भगवती चरण वर्मा का जन्म कब हुआ है? 1903। बच्चन का जन्म कब हुआ है? 1907। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे का जन्म कब हुआ है? 11। और नरेंद्र शर्मा 1913। पहला ही सही है, क्रम से लगे हैं। ठीक है, भगवती चरण वर्मा, बच्चन, अजय, नरेंद्र शर्मा। चलो, अरे भाई आज तो भरमार है कथनों की। आज का पेपर एकदम एकदम मस्त कैलेंडर। ठीक है, एकदम मस्त है। आज कठिन नहीं है, भाग कर मत जाना। ठीक है, भाग कर मत जाना। ठीक, भाग रण छोड़ मत बनो। ठीक है, जहाँ जरूरत हो, जहाँ लड़ाई हो रही हो वहाँ भाग जाओ तो कोई बात नहीं, युद्ध। लेकिन जहाँ पढ़ाई हो रही हो वहाँ भागो तो ये तो भाई ये नहीं शोभा देता। भगवान श्री कृष्ण युद्ध लड़ाई में से भागे, पढ़ाई में से नहीं भागे। जरूरत पड़ी तब तो, जरूरत पड़े तो लड़ाई में बच जाओ, कोई बात नहीं, अवसर पड़े, लेकिन पढ़ाई से नहीं भागना है। बताइए सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले भाई ये भारत दुर्दशा आएगा।
किनका है? किनका है भारत दुर्दशा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। फिर किनका आएगा? जयशंकर प्रसाद जी का, राज्यश्री। फिर किनका आएगा? जगदीश चंद्र माथुर का। ठीक, तो ये घ विकल्प सही हो जाएगा। अब एक अगला लिखाई नहीं है, इसके बाद आ जाएगा खजुराहो का शिल्पी। ठीक है, तो घ विकल्प इसमें 58वां में सही आ जाएगा। चलो अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा है? कलम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, अर्धकथानक, बाण भट्ट की आत्मकथा। आत्मकथा है, इसमें आत्मकथा लिखी है तो यही तो हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? लिखा होता है, जरूरी नहीं है सही हो। ये उपन्यास है। सुना है आपने, जरूरी नहीं है सही हो। आपने कानों से कोई बात सुनी, किसी के बारे में कुछ कहा किसी ने, जरूरी नहीं है सही हो, विश्वास नहीं करना है। आंखों से देखा फिर भी नहीं। आंखों से देखे हुए पर 50% और कानों से सुने हुए पर 100% विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक, अर्धकथानक आत्मकथा। ठीक, इसके बाद क्या है? चीड़ों पर चांदनी, ये तो पढ़ा था, यात्रा वृतांत है। और कलम का सिपाही, ये क्या है? ये जीवनी है। ठीक है, तो ये सी विकल्प, ग विकल्प सही हो जाएगा। 59। अब 60वां देखो, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से हुई है, किसने माना है? रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से किसने माना है? बताइए, किसने मानी है? रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से। दासादासी, राम नारायण दूगड़, रामचंद्र शुक्ल, पंडित हरप्रसाद शास्त्री। बताओ। 60, रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, ग विकल्प सही है। अगला देख लो, मतवाला के संपादक कौन थे? तो ये मतवाला इसी की तर्ज पर रखा गया है नाम निराला। सिर्फ संपादन करने के कारण उपनाम रखा था मतवाला और तर्ज मिला के निराला। ठीक है, तो ये निराला इसके संपादक थे। ठीक, चलो अब क्या है? प्रकाशन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताओ भाई। सही अनुक्रम इनमें बताओ। सबसे पहले कौन सी आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी? ठीक है, बताओ सही अनुक्रम इसका बता दीजिए भाई। दुलाई वाली कब की है? दुलाई वाली तो 1907 की है। ठीक है, आंधी कब की है? 1933 की है। आंधी कब की है? 1933 है। ठीक है, कुछ जगह पे 31 मिलेगा। अगला क्या है? पाजेब कब की है? पाजेब, तो पाजेब है 48 की। और यारों के यार 77 की। दुलाई वाली, आंधी, पाजेब, यारों के यार। चलिए, पहला ही सही हो गया इसका। 62। इंदु पत्रिका के संपादक कौन हैं? या थे? बताओ। 63। इंदु पत्रिका के संपादक बताओ। अंबिका प्रसाद गुप्त, जगदीश गुप्त, चंद्रधर शर्मा बुलेरी। तो क विकल्प सही है इसमें। ठीक है, अंबिका प्रसाद गुप्त। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? बहुत आता है और इसीलिए आपको पता है, और पता है तो सरल है, नहीं पता है तो कठिन है। आवारा मसीहा शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। ग विकल्प सही होगा। अगला है, इनमें से कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है? अग्निलीक, परशुराम की प्रतिज्ञा, अंधा युग, एक कंठ विस्पाई। कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है? तो नाट्य काव्य में से परशुराम की प्रतीक्षा, ये नाट्य काव्य नहीं है, और बाकी 3 नाट्य काव्य हैं। ठीक है, चलो 65 हो गया। 66, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी। प्रिय प्रवास कब का है? बताओ। 1914 का है।
साकेत कब का है? 1931 का है। कामायनी कब का है? 35 का है। कुरुक्षेत्र कब का है? 46 का है। तो पहला ही सही हो जाएगा इसमें, 66 का पहला। चलो अगला 67, पत्रिका प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? बताओ। A B C D, क ख ग घ, आनंद कादम्बिनी, ब्राह्मण, भारतोदय, हरिश्चंद्र मैगजीन। बोलो भाई बोलो, बोलो भाई बोलो। इसमें थोड़ा सा समय है आपके पास। 67, 67वां प्रश्न। बोलिए, बोलो 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 भाई बोलो। बताइए बताइए। सबसे पहले तो भारतेंदु की आएगी इनमें से, क्योंकि भारतेंदु सबसे पुराने हैं इनमें से। तो भारतेंदु मैगजीन, ठीक है। ये कब की है? 1873 की है, ठीक है। कब की हो गई ये? 1873। आनंद कादम्बिनी कब की है? 1881 की है। ब्राह्मण कब की है? 1883 की है। भारतोदय कब की है? 1885 की है। ग विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। भारतेंदु जी से शुरुआत है, बाकी बात की है सब। भारतेंदु की पत्रिकाएं पहले की हैं। निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम बताइए। वाह, बहुत बढ़िया। उपेंद्र नाथ हर्ष, इलाचंद्र जोशी, मोहन राकेश और नरेंद्र कोहली। बताइए कौन सा सही होगा इसमें? बताइए। प्रश्न संख्या 68, प्रश्न संख्या 68 कौन सा सही होगा? पहले दो विकल्प तो एक जैसे ही हैं, पहले दो विकल्प तो एक जैसे ही हैं भैया जी। इलाचंद्र जोशी, उपेंद्र नाथ हर्ष। चलो इन्हें देखते हैं, ठीक है। एक जैसे हैं विकल्प। 1903 का है जन्म, 1910 का है जन्म, 1925 का है और 1940 का है, ठीक है। का विकल्प सही होगा 3, 10, 25, 40, ठीक है। तो का विकल्प सही हो जाएगा। और जब का सही हो जाएगा तो हम खपे जाएंगे क्यों? जब कहो खाऊ सही है, अरे पहले ही सही मिल रहा है तो दूसरे पर क्यों करेंगे? विचार ही नहीं करेंगे हम जब सही है तो। रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम। बालकांड, अयोध्याकांड, किष्किंधाकांड, अरण्यकांड। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड। अयोध्याकांड, बालकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड। अयोध्याकांड, अरण्यकांड, बालकांड, किष्किंधाकांड। आपको याद होने चाहिए कांड, ये रामचरितमानस के, ठीक है। किनकी रचना है? तुलसीदास की। कौन सी भाषा में है? अवधी। बहुत पूछी जाती है। अवधि में कौन सी अवधि है? साहित्यिक अवधि। कौन सी अवधि है? साहित्यिक अवधि, ठीक है। और जयसी का पद्मावत कौन सी अवधि में है? ठेठ अवधि, ठेठ अवधि में है। ग्रामीण अवधि में पद्मावत, पद्मावत, ठीक है। पद्मावत काय में है? ग्रामीण अवधि में। और ये काय में है? साहित्यिक अवधि में। कांड कितने हैं? कांडों की संख्या 7, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा है? बालकांड। अब ये दो तो हट ही गए उत्तर। बालकांड के बाद क्या है? अयोध्याकांड, ठीक है। बालकांड के बाद क्या है? अयोध्याकांड, ठीक है। तो पहले बालकांड वाला हो गया, इसके बाद क्या है? अयोध्याकांड। अब इसमें भी ये है, इसमें भी ये है। अयोध्या के बाद कहाँ गए? वन में, अरण्यकांड। फिर किष्किंधा, किष्किंधा लिखने में गलत हो गया है। चलो तो ये ख विकल्प सही हो जाएगा। चलिए ये हो गया, ठीक है। आज की क्लास पूरी हुई। 35 प्रश्न पहले थे और 35 प्रश्न ये हो गए। 34 प्रश्न हैं ये, तो
तो एक प्रश्न हम आपको और बताए दे रहे हैं, यहाँ भाई 35 करे दे रहे हैं, ठीक है, 35 करे दे रहे हैं। खेवली गांव में किसका जन्म हुआ था? खेवली गांव में किस साहित्यकार का जन्म हुआ, बताओ। अगला प्रश्न, खेवली गांव में किस साहित्यकार का जन्म हुआ, बताइए। खेवली गांव में किस साहित्यकार का जन्म हुआ? बहुत बढ़िया प्रश्न, बताओ 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 बताओ। ठीक है, चलो ये 35वां प्रश्न है आज का। खेवली गांव में धूमिल का जन्म हुआ, सुदामा पांडे धूमिल, ठीक है। किनका जन्म हुआ? धूमिल का। तो ये 35 प्रश्न हो गए आज के लिए, ठीक, आज के लिए। और अब हम थोड़ा सा आपको दे दें कमेंट बॉक्स कार्य, ठीक है, कमेंट बॉक्स कार्य, ठीक है। करते तो कम लोग हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताए दे रहे हैं, आपको करना चाहिए कमेंट बॉक्स कार्य। इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। पहला प्रश्न ये है आज के लिए, पहला प्रश्न ये है, पहला प्रश्न, ठीक है। अतरसुइया में किस साहित्यकार का जन्म हुआ? अतरसुइया, ठीक है। अतरसुइया में किस साहित्यकार का जन्म हुआ, ठीक है, बताओ। सागर में किस साहित्यकार का जन्म हुआ? सागर, सागर मध्य प्रदेश, ठीक है। और तीसरा एक और, अतरसुइया, सागर, ठीक है, और श्योपुर ग्वालियर, यहाँ किसका जन्म हुआ? श्योपुर ग्वालियर, यहाँ किसका जन्म हुआ है, ठीक है। सागर में किसका जन्म हुआ? सागर भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और ये जो अतरसुइया है ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक। अतरसुइया कहाँ है? अतरसुइया ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये यूपी में है, ये एमपी में है, और ये एमपी में है। तो इनके जन्म, यहाँ किन किन के जन्म हुए, इन तीनों रचनाकारों का नाम आपको बताना है। आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी आप बता दीजिए, बहुत अच्छी बात है। और हमारी शुभकामनाएं हैं आपको, आपको सफलता मिले, हमारा आशीर्वाद भी है। हालांकि ये आशीर्वाद देने योग्य तो नहीं है, आशीर्वाद तो ऊपर वाला आपको कृपा करे, बस इतना ही हमारी तरफ से आशीर्वाद है। बांके बिहारी आपको कृपा करें आपके ऊपर, माँ सरस्वती राधे रानी आपको खुशियाँ दें। मिलते हैं फिर से, राधे राधे।